हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं वेक्टर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो एक्सरसाइज 5.3 में जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ नॉलेज हमको चाहिए, कुछ बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसके पहले के जो भी एक्सरसाइज से जो भी थ्योरम्स है उन सभी के वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से भी आप जान सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझना है? सबसे पहले अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर्स है, ठीक है। वेक्टर कैसे लिखते हैं हम? a1i a2j a3k। मान लो a1 a2 a3 क्या है? x y z कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है b1i b2j एंड b3k। सपोज इस तरीके से दो वेक्टर्स है और आपको चाहिए डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? दो तरीके से आप लिख सकते हो। नंबर वन, डॉट प्रोडक्ट आप कैसे कर सकते हो? a1 मल्टीप्लाइड बाय b1, यानी कि i के जो कोएफिशिएंट्स है वो मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद a2 प्लस b2, j के जो कोएफिशिएंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एंड a3 b3, k के जो कोएफिशिएंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है, आपको a बार का यानी कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। जब भी आपको कोई वेक्टर मालूम होता है उसके जो कोएफिशिएंट्स है i के, j के और k के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना होता है और उसको जब रूट ले लेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो वैसे अगर आप b का मैग्नीट्यूड निकालने जाओ तो वो कैसे मिलेगा? बिल्कुल वैसे ही सेम फार्मूला, ठीक है। b1 स्क्वायर्ड b2 स्क्वायर्ड प्लस b3 स्क्वायर्ड, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ऐसे आप निकाल सकते हो। ये भी एक दूसरा तरीका है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट निकालने का। अब आप पूछोगे थीटा क्या है? थीटा कहाँ से आया? थीटा एंगल है भाई, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊँ, थोड़ा नीचे चलते हैं। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ, मान लो ये है आपका वेक्टर a और मान लो ये है आपका वेक्टर b। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, अगर हमको वो एंगल पता है, ठीक है, तो वो हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है डॉट प्रोडक्ट। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स बना ही रहा हूँ। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, यहाँ पर a डॉट b कैसे मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो कॉस थीटा निकालूंगा। कैसे निकालूंगा कॉस थीटा? बस ये जो दोनों है इसको डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा? a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको कॉस थीटा मिल जाएगा। और जब कॉस थीटा मिल जाएगा, इसमें से थीटा तो मिल ही जाएगा ना, बस कॉस इन्वर्स ले लेना है, ठीक है। कॉस इन्वर्स ऑफ a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। दैट्स इट, सिंपल फार्मूला एंगल का, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हमको सीखना है, कुछ केसेस हमको सीखना है, ठीक है। केस वन, क्या होगा अगर एंगल जो है लेस देन 90 होगा? आप डिग्री में लिख सकते हो या फिर मैं रेडियन में भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। π/2 रेडियन। अगर एंगल 90 से छोटा होगा यानी कि एंगल अक्यूट होगा, एंगल अक्यूट होगा, ठीक है। यानी कि 90 से छोटा, मान लो दो वेक्टर मैं ऐसे बना रहा हूँ, a बार और b बार। ऑब्वियसली ये 90 से छोटा एंगल है, ठीक है ना, ठीक है। सो सपोज ऐसा है तो हम जो है एंगल कैसे निकाल सकते हैं? हाँ सॉरी, एंगल तो कैसे निकालना है बता दिया मैंने। आपको बता दूं, जब एंगल थीटा जो है वो 90 से छोटा होता है
तो कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस मामले में हम ये बोल सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कैसे समझ में आया, यहाँ पर देख सकते हो ना, मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड्स है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अगर कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो ए डॉट बी भी पॉजिटिव ही होना है ना। तो इसलिए हमको क्या समझ में आया, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होता है। फाइन, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 मैंने ब्लू पेन से लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है, अगर थीटा 90 हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए, सपोज दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये राइट एंगल, ठीक है। नीचे चलते, थोड़ा जगह कंजेस्टेड नहीं होना है, ठीक है। फाइन, सो इस मामले में क्या होगा, दो वेक्टर कैसे होंगे, सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हुआ तो आप संभाल लेना, ठीक है। सपोज दो वेक्टर है, ये है ए बार और ये है बी बार, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं cos 90, cos थीटा क्या होगा, cos 90, करेक्ट है, थीटा तो 90 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, यानी कि cos 90 यानी कि cos थीटा 0 हो गया, तो ये a डॉट बी ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो a डॉट भी पॉजिटिव है, cos थीटा 0 है तो a डॉट भी 0 है, ठीक है। केस 3, तीसरा केस देख लेते हैं। अगर मान लो थीटा 90 से बड़ा है, ठीक है, जब 90 से बड़ा होता है एंगल तो हम क्या कहते हैं, उसको ऑब्ट्यूस कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। जब ऐसा होता है, यानी कि मान लो डायग्राम से अगर समझेंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ए बार ये बी बार, ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है। सो जब ऐसा होता है, ऑब्ट्यूस होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि 0 से छोटा होता है। और जब ऐसा होता है तो हमको समझ जाना है कि ए डॉट बी ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे जो हमको समझने हैं आगे जाने से पहले, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है, बहुत बार जो है हम फॉर्मूला याद करके निकल जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन होता क्या ज़रा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर एकदम लाइट तुमने वेक्टर ए पे डाल दिया, तो क्या होएगा, इसका परछाई कहाँ से गिरेगा, इसका परछाई एग्जैक्टली परपेंडिकुलर गिरेगा, यानी कि यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ से वेक्टर शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा ए बार का परछाई, करेक्ट है। और ये परछाई कहाँ पर गिरा, बी के ऊपर गिरा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये जो है, ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर सिर्फ तुमको ये लेंथ पता लगाना है तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शन। तो आपको समझना होगा स्केलर प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं। एक तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ क्योंकि इसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है। आप ये जो वेक्टर है उसको बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस प्रोजेक्शन का लेंथ मिल जाएगा, यानी कि स्केलर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। यह है एक तरीका, ठीक है, नंबर 1। दूसरा एक तरीका है ए डॉट बी बार डिवाइडेड बाय बी बार का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैसे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी बार का मैग्नीट्यूड। सो ये है दूसरा तरीका, आप ऐसे भी ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकाल सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो तीसरा तरीका में, अगर हमको ये एंगल मालूम है, ठीक है, ये एंगल मालूम है, अगर थीटा है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। सो इस तरीके से भी आप प्रोजेक्शन
निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसे? आपको अगर प्रोजेक्शन चाहिए ए बार का बी बार के ऊपर, आप या तो ए बार को बी कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बी कैप यानी कि बी बार का यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये तो जानते ही हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वगैरह, है ना। या फिर आप ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। या फिर आप जो एंगल है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आपको चाहिए, उन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, आप यहाँ देख सकते हो, अगर वो मालूम है तो भी आप निकाल सकते हो प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। वैसे ये तीनों अलग अलग फार्मूला नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, आपको लगता होगा कि ये तीन फार्मूला याद किस तरह रखेंगे। ये तीनों एकदम मतलब सेम है बेसिकली। यहाँ पर देखो नंबर 1, देखो नंबर 1 में क्या है, ए डॉट बी कैप, ठीक है। और हम जानते हैं बी कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। कैसे निकलता है, बी बार को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो बी कैप मिल जाएगा। तो ये बी कैप के जगह पे ये लिख दो, देखो कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ए बार डॉट बी बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आ गया, हमने 1 से शुरू किया, सेकंड वाला आ गया 2, ये देखो ये वाला आ गया ना, ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये 3 देखो, 3 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर है, ध्यान से देखो क्या है, ये क्या है, ये ए डॉट बी का फॉर्मूला है ना, स्केलर प्रोडक्ट, करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो फिर से आ गया देखो नंबर 2। सो 1 2 3 ये तीनों भी जो है सेम फार्मूला है, बस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, टेंशन मत लो, तीनों भी एक ही है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात किया स्केलर प्रोजेक्शन का, थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन। अब ये क्या होता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। अब क्या है, मैंने ये लेंथ की बात की थी, राइट। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है, वो भी बी के ऊपर, यानी कि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड की बात किया। अब वेक्टर में क्या होता है, हम ये तो जानते ही हैं, कोई भी वेक्टर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर जैसे ही नाम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है इसमें, है ना। तो वेक्टर का मतलब हो गया स्केलर प्रोजेक्शन तो लेना ही लेना है, यानी कि ये जो स्केलर प्रोजेक्शन है, इन तीनों में से कोई भी ले लो, ये तो लेना ही लेना है, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन भी जोड़ देना है। अब ये देख लो ये किसके डायरेक्शन में है, यानी कि किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, करेक्ट। तो इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा, ठीक है ना। बी कैसे डिसाइड करेगा, बी का डायरेक्शन का क्या है, बी का डायरेक्शन क्या है, बी का डायरेक्शन कौन बताएगा, बी का यूनिट वेक्टर बताएगा, यानी कि बी कैप बताएगा। तो यानी कि करना क्या है, ये जो स्केलर है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि उसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, वो जो स्केलर है, स्केलर प्रोजेक्शन जो भी आपको मिलेगा ऑफ ए ऑन बी, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो, उसको बस बी के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। सो बेसिकली हमको जिस किसी डायरेक्शन में चाहिए वेक्टर प्रोजेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर बी के डायरेक्शन में चाहिए तो बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बहुत ही आसान है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और स्केलर प्रोडक्ट से हमको क्या क्या समझ में आता है उसके बारे में। अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वैसे और भी कुछ होगा तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा फ्यूचर में, लेकिन अभी हम लोग जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे 5.3 के एक्सरसाइज के लिए। फाइन, वेक्टर प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरा तरीके का प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। हमने पहला स्केलर प्रोडक्ट देख लिया। वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम से भी आप याद रख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो a1i जैसे हमने पहले भी लिया है, a2j a3k, ये मान लो एक वेक्टर है, और दूसरा है वेक्टर b जिसको मैं b1i b2j एंड b3k ऐसे ले लेता हूँ। तो आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए उसको आप ऐसे लिखना होता है, ठीक है। ये कैसे मिलेगा,
ये डिटर्मिनेंट से आपको निकालना होगा आई जे के, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपने पहला ए लिखा है तो ए के जो कोएफिशिएंट्स है आई जे के वो लिखना पड़ेगा, A1 A2 A3, ये बहुत मैटर करता है पहला आपने क्या लिखा है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। और फिर बी का लिखना होगा क्योंकि दूसरा जगह पे बी है, सो B1 B2 B3। तो इसको सॉल्व करके जो भी मिलेगा वो फिर से एक वेक्टर होगा, ठीक है, फिर से वो वेक्टर होगा और वो वेक्टर होगा हमारा A क्रॉस B, ठीक है। याद रहे स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, उसका जो आंसर था वो एक स्केलर मिलता था, एक कांस्टेंट मिलता था, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि इसका आंसर भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। और इसका एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका, अगर एंगल मालूम है हमको तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन कैप उसका डायरेक्शन है, ठीक है। देख लो आप, जैसे ही डायरेक्शन आ गया तो समझ जाना है वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये दिखने में कैसा दिखता है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये जो ब्लू वाला है वो एक कोई प्लेन है और हमारा ये जो वेक्टर्स है ए और बी, ये कोई तो दो वेक्टर्स है उस प्लेन के ऊपर। जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिल जाता है जो वो पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैंने एंगल बना दिया, देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको जो वेक्टर मिलेगा, इतना तो पता चल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपको एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। वो वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसको, सिर्फ ए और बी को नहीं, ए और बी जिस प्लेन में है वो पूरे के पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमने देख लिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है। ऑब्वियसली इसके नीचे देखो डॉटेड लाइन में बनाया मैंने, ये एग्जैक्टली उसका उल्टा जो वेक्टर है वो है और वो भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है, आपको IIT JEE में भी काम आएगा, ठीक है। चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 में पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार, वेयर u बार इज दिस एंड v बार इज दिस। ओके फाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, u दिया है और v दिया है, और कहते हैं कि हमको दो यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी कि u से भी परपेंडिकुलर है और v से भी परपेंडिकुलर है। अभी अभी हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें क्या सीखा, देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ यहाँ पर। सपोज u और v ऐसा है तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा ना वो u और v को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। u और v से ही नहीं, u और v जहाँ पर है, जिस एरिया में है, जिस प्लेन में है, वो सभी के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, फाइन। वैसे तो हम u और v से ही बॉदर करेंगे, ठीक है। u और v को जो परपेंडिकुलर रहेगा वो रहेगा u क्रॉस v और माइनस u क्रॉस v। ये दोनों जो है, ये और ये दोनों जो है परपेंडिकुलर रहेंगे u और v को। लेकिन हमको वेक्टर नहीं चाहिए, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। यहाँ देख लो, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर निकाल के इसी का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, सिंपल है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं लेट a बार इक्वल्स टू u क्रॉस v, यानी कि इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया a बार, तो ये हो जाएगा माइनस a बार, ठीक है ना। तो ये a बार जो है, जो हमको u क्रॉस v करने से मिलेगा, वो u और v दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि जैसे ही a बार मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड कर देना है, तो हमको वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा दोनों के, यानी कि इसका भी, वैसे सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क होगा, वही दोनों हमारे आंसर्स होंगे, यूनिट वेक्टर जो u और v दोनों को परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। शुरू करना है सीधे सीधे, हमको u दिया हुआ है, क्या दिया है, 2i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। v दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k। करना क्या है, आपने तो बता दिया है कि u क्रॉस v को हमको a लेना है, ठीक है। तो a बार क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं कैसे करना है, i j k, पहला तो u का लिखना होगा क्योंकि पहला u है, सो 2 i के साथ 2 है, j के साथ 1 है, k के साथ -2 है, और अगला है v के साथ क्या है, i के साथ 1, j के साथ 2 और k के साथ -2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर
ए बार क्या हो जाएगा, आई कैप। सॉल्व करो, डिटरमिनेंट तो हमको सॉल्व करना आना ही चाहिए, है ना। 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये होगा -2, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4 होगा। इधर पहले से माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट लेंगे जे, तो साइन चेंज करके लेना होता है, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये होगा -4, और 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये होगा -2, इधर पहले से माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा। अब लेंगे तीसरा के, 2 2s are 4 -1 1s are 1, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देंगे, देयरफॉर ए बार क्या हो जाएगा, 4 - 2 ये होगा 2i, ठीक है। 2 - 4 ये होगा -2 और +2, ठीक है, +2 जे हो गया। 4 - 1 ये हो गया 3 +3 के। सो इस तरीके से ए मिल गया है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम बहुत ही आसान है, राइट। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, बस जो i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर, और जो k के साथ है उसका स्क्वायर, ठीक है। क्या मिल रहा है देख लो, देख लेते हैं क्या मिल रहा है। 2 का स्क्वायर ये होगा 4, अगेन 2 का स्क्वायर ये भी होगा 4, 3 का स्क्वायर ये होगा 9, ठीक है। नीचे चलते हैं थोड़ा, फाइन। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या मिल गया हमको, ये 4 + 4 8, 8 + 9 17, सो ये √17 मिला है, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो यूनिट वेक्टर है ए कैप कैसे निकालना है, ए बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सो ये क्या होगा, और प्लस माइनस, क्योंकि हमको पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि ऊपर और नीचे दोनों वाला चाहिए, ठीक है। ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, ठीक है। सो ये क्या होगा, प्लस माइनस, ए बार क्या है, ए बार है 2i + 2j + 3k, ठीक है ना। यही मिला है ना सॉल्व करने के बाद, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17, फाइन। सो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर हमको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था, बता दिया मैंने कि ए बार परपेंडिकुलर होता है, और उसमें भी हमको यूनिट वेक्टर चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, यूनिट वेक्टर चाहिए था। तो ए कैप जो है यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा। ए बार परपेंडिकुलर है तो ए कैप भी परपेंडिकुलर होना ही होना है, ठीक है। देयरफॉर कौन से दो वेक्टर्स हो जाएंगे, 2i 2j + 3k डिवाइडेड बाय √17 प्लस माइनस, ठीक है ना, आर द टू यूनिट वेक्टर्स perpendicular to u बार एंड v बार, ठीक है। इसी के साथ खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ a बार एंड b बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव दैट a + b होल स्क्वायर्ड a - b होल स्क्वायर। सबसे पहले तो हमको बताया गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, a बार एंड b बार आर पेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, गिवन। तो परपेंडिकुलर से हमको क्या समझ आता है, a.b जो है 0 होगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर के शुरुआत में ही देख लिया था, फाइन। a.b 0 होगा। अब हमको प्रूव करना है कि a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके शुरू हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड a बार + b बार द होल स्क्वायर, इसको मैं a बार + b बार मल्टीप्लाइड बाय a बार + b बार ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a बार से मल्टीप्लाई होगा तो a बार डॉट a बार, है ना, डॉट प्रोडक्ट है, फाइन। और a बार जब b से मल्टीप्लाई होगा ऐसे हो जाएगा, और b बार जब a से मल्टीप्लाई होगा ऐसे हो जाएगा, b बार जब b से मल्टीप्लाई होगा b बार से ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट है जो आपको पता होने चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूँ, a बार डॉट a बार, ठीक है, ये आपको देंगे a बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सो यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो a.b है ये 0 हमने यहीं पर देख लिया था, राइट। और एक और चीज़ ध्यान देना है, a.b बोलो या b.a बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्केलर प्रोडक्ट में। ध्यान दो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, चाहे जो बोलूँ मैं, a.b या b.a आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है।
लेकिन वेक्टर में यानी कि डॉट प्रोडक्ट में आप ये जगह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दो, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में। फाइन, सो ए डॉट ए इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0। बी डॉट भी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये मिला है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे जाते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये इसको मैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ। सो a जब मल्टीप्लाई होगा a डॉट a माइनस a डॉट b, करेक्ट। फिर b से होगा b डॉट a और माइनस माइनस प्लस b डॉट b। अब अभी रिजल्ट देखा हमने, राइट। a डॉट a क्या होगा, इसका स्क्वायर। अब a डॉट b क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। b डॉट a ये भी 0 होगा, ठीक है। b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। सो क्या बच गया, ये और यहाँ से ये, सही बात है। इसको मैं 2 ले लेता हूँ क्योंकि 1 ऑलरेडी लिया हुआ है, 2 ये 3। सो 2 और 3 को देख लो, क्या समझ आ गया, दोनों इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम 2 एंड 3 क्या पता चल गया, a बार प्लस b बार द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बार माइनस b बार द होल स्क्वायर, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ। फाइन, इसके लिए इतना ही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट फॉर ऑल रियल x द वेक्टर्स xci माइनस 6j प्लस 3k एंड xi प्लस 2j प्लस 2cxk मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब 2 वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक को नाम दे देते हैं a बार, ठीक है। एक को a बार नाम दे देते हैं, ठीक है। xci माइनस 6j प्लस 3k, ठीक है। ये लेट लिखना पड़ेगा, लेट। और दूसरे को b बार नाम दे देते हैं, xi 2j प्लस 2cxk। अब करना क्या है, आपको वैल्यू चाहिए c का, ठीक है। और हमको ये भी बता दिया गया है कि ये जो 2 वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन देम, लेट एंगल बिटवीन a बार एंड b बार बी थीटा। मान लो थीटा एंगल है, ठीक है। और थीटा को क्या बोल दिया, ऑब्ट्यूस है, यानी कि 90 से बड़ा है। फाइन, तो देख लेते हैं। हम तो ये जानते ही हैं ऑलरेडी, अगर एंगल 90 से बड़ा होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। और हम इसमें से ये भी जानते थे जब कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है तो a डॉट b यानी कि जो 2 वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, उनका डॉट प्रोडक्ट भी लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा a है ये और ये b है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। हम तो जानते हैं जो x के साथ है वो आपको मल्टीप्लाई कर i के साथ है वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड c प्लस जो j के साथ है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा, -6 और 2 ये होगा -12, और जो k के साथ है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2cx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6cx, ठीक है ना। और इसको मैं 1 लेकर रखता हूँ, बाद में यूज़ करूँगा। सो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर्ड c प्लस 6cx -12, ठीक है ना। ये हमारा a डॉट b है। नाउ हमको यहाँ से पता है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा नीचे चलते हैं या फिर यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम वन वी हैव, हमारे पास क्या आ गया अभी, ये जो a डॉट b है यानी कि ये वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर्ड c प्लस 6cx -12, ये हमारा a डॉट b है, राइट। ये हो जाएगा लेस देन 0। फाइन, और अब ये देखो ये एग्जैक्टली क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, करेक्ट। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ।
अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, तो ये इनइक्वालिटी को देख के हमको क्या समझ में आता है अभी बताता हूँ मैं, थोड़े नीचे चलते हैं। फाइन, यहाँ पर रेड पेन से बता देता हूँ मैं। जब कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो और वो लेस देन 0 हो, तो इससे हमको समझना चाहिए कि a जो है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, वो लेस देन 0 होता है। और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डेल्टा कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, ये भी लेस देन 0 होता है। ठीक है ना। तो हमारे मामले में ये जो क्वेश्चन है, a का वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी कि c, करेक्ट। तो c जो है लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। अभी b क्या है, b जो x के साथ हो, तो यहाँ पर x के साथ कौन है, 6c, तो 6c स्क्वायर्ड माइनस 4ac। अब a के जगह पे c है, देख लो, और c के जगह पे क्या है, -12। फाइन, ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी को लेके चलते हैं आगे। ठीक है, एक तो हमको पता है कि c लेस देन 0 है, और दूसरा इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना मिल रहा है। 6c का स्क्वायर कितना होता है, ये 36c स्क्वायर हो जाएगा। और ये देख लो -4 मल्टीप्लाइड बाई c -12, ये हो जाएगा +48c लेस देन 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, एक तो c लेस देन 0 पहले से मिल गया, इसको साथ में लिखते रहना। यहाँ से देख लो, यहाँ से मैं 12c कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, 3c + 4, करेक्ट, लेस देन 0। अब 12 तो नॉन ज़ीरो है, तो 12 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो ये तो मैंने वैसे जैसा वैसे ही उतार दिया। यहाँ 12 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, c मल्टीप्लाइड बाय 3c + 4 लेस देन 0। ना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो c और 3c + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और आंसर क्या मिल रहा है, 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव नंबर। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना। अगर मान लो a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है, कोई दो नंबर ले लिया है मैंने, कोई दो नंबर लिया है, ठीक है, a पॉजिटिव है और a और b दोनों पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सही बात है। अगर मान लो a नेगेटिव है और b ये भी नेगेटिव है, तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। अगर मान लो a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मान लो a पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है, तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों केस में देखो, जब कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव कब आता है, जब दोनों में से एक नेगेटिव होगा, है ना। जब दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो फिलहाल हमारे केस में क्या है, देख लो, हमारे केस में नेगेटिव आ रहा है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। सही बात है। इसमें से नेगेटिव कौन है, c नेगेटिव है। देखो यहाँ से मालूम पड़ रहा है ना, c नेगेटिव है। वी हैव c लेस देन 0, c तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव हुआ तो ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। देयरफॉर 3c + 4 ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे c का वैल्यू हमको मिलेगा ग्रेटर दैन -4/3। रीअरेंज कर लो, 4 को यहाँ भेज दो, -4 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, तो c क्या हो जाएगा। अच्छा, ये भी नहीं समझेगा तो मैं बता देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, ये -4 और 3 से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा ये। ठीक है, c ग्रेटर दैन -4/3। अब इससे क्या समझ में आया, दो चीज़ें हमको पता है, c जो है एक तो 0 से छोटा है और -4/3 से बड़ा है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं तो कैसे दिखेगा, सपोज ऐसा कोई तो नंबर लाइन है और ये 0 है, -4/3 मान लो यहाँ पर है, -4/3। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रीन से दिखा दूँ, ठीक है, क्या बोला है कि c का वैल्यू जो है 0 से छोटा, यानी कि सपोज इधर है 0, तो 0 से छोटा यानी कि c का वैल्यू इस तरफ है। और यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है, c का वैल्यू -4/3 से बड़ा है, यानी कि अगर ये -4/3 इधर है तो इससे बड़ा है। तो ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कैसे सेटिस्फाई होगा, यहाँ देख लेते हैं। ये जो है c का वैल्यू
इन दोनों के बीच में होगा तो चल जाएगा, ठीक है। यानी कि -4/3 से बड़ा और 0 से छोटा, c का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लिखते कैसे हैं मैं बता देता हूँ अभी। c का वैल्यू जो है 0 से छोटा और -4/3 से बड़ा, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं। c का वैल्यू 0 से छोटा -4/3 से बड़ा। इसी को लिखने का एक और तरीका है, c बिलोंग्स टू -4/3 0, ठीक है। यानी कि -4/3 से लेके 0 के बीच में है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये मैंने कर्व ब्रैकेट लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेना है गलती से भी। स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट कभी लेते हैं जब ये इक्वल्स टू होगा, जब ये इक्वल्स टू होगा तभी लेते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इक्वल्स टू है नहीं, सिर्फ लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो इसलिए कर्व ब्रैकेट लेना है, ठीक है। ओपन इंटरवल, याद रखो ये ओपन इंटरवल है। अब ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है, फिलहाल इतना याद रखो, कर्व ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल। हम दूसरा किसी चैप्टर में इसको सीखने वाले हैं वैसे भी, इंटरवल, ठीक है। फाइन, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन दिया है, शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ पी आई क्यू जे आर के ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर p is 2, q is 3 and r is 4 is 9। ओके, तो सबसे पहले एक वेक्टर दिया है, उसको नाम ले लेते हैं। पहले लिख देता हूँ मैं, लेट a बार इक्वल्स टू पी आई क्यू जे प्लस आर के, ठीक है। ऐसा कोई तो वेक्टर है, और क्या कहते हैं, इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी कि ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर और जेड के ऊपर। जब आप निकालोगे और उनको सम करोगे, ऐड करोगे, तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देख लो प्रोजेक्शन हमने कैसे निकाला था। आप ऐसा कर सकते हो, ये कभी करना है जब ए का प्रोजेक्शन चाहिए बी के साथ, बी के ऊपर, साथ नहीं बी के ऊपर, तो बी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ए का जो प्रोजेक्शन है, हमको अगर एक्स पे चाहिए तो एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक्स के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो मिल जाएगा। और अगर हमको वाई के ऊपर का प्रोजेक्शन चाहिए तो जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जेड के ऊपर चाहिए तो के कैप के साथ निकालेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे चाहिए तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ए बार हमारे पास है पी आई क्यू जे आर के डॉट आई। नाउ ये वाला जो आई है इसका क्या मतलब है, इसके पास सिर्फ आई है, जे और के इसका 0 है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो हमको डॉट प्रोडक्ट भी करना आता है, इसका आई और इसका आई मल्टीप्लाई कर दो। सो इसके पास तो p है और इसके पास 1 है, सो p इंटू 1 ये p हो जाएगा, करेक्ट। इसके पास j तो है नहीं तो q और 0 हो जाएगा। वैसे इसके पास k है नहीं तो 0 है, सो r इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमको, p मिल गया, ठीक है ना। फाइन, ये p का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर p का वैल्यू 2 है। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना हो गया, 2। सो बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस निकालेंगे तो क्या होगा, ए बार डॉट जे कैप। सो ये क्या हो जाएगा, पी आई क्यू जे आर के डॉट जे कैप, ठीक है ना। अब इसके पास आई नहीं है और के नहीं है, यानी कि 0 मान के चलना है, ठीक है। देखते हैं, पी और यहाँ पर आई तो है नहीं, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, p इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। q है और इधर 1 है, j है ना दोनों के पास, तो q इंटू 1 ये तो q हो जाएगा। r इंटू k नहीं है, 0, सो r इंटू 0 इज 0। सो क्या मिल गया, q मिल गया। और q का वैल्यू यहाँ दे रखा है, कितना दिया है, 3, यानी कि y एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो 3 है, ठीक है। नीचे चलते हैं, अब चाहिए प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस, ठीक है।
क्या होगा, ए बार डॉट के कैप। सो ए बार जो है पी आई क्यू जे आर के डॉट के कैप। अब इसके पास आई और जे नहीं है, यानी कि उसको ज़ीरो लेके चलना है। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, P इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, Q इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, अब K है R इंटू वन R आ जाएगा, कितना आ गया R हो गया। और R का वैल्यू दे रखा है ना, R का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ देखो R का वैल्यू दिया है 4, ठीक है। सो ये हो गया 4। देयरफॉर सम ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यही चाहिए ना हमको, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शंस है उसके सम चाहिए, यानी कि एडिशन क्या होगा, P प्लस Q प्लस R, जो कि 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है 9 हो गया। यही शो करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यूज वेक्टर मेथड्स टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। सो सबसे पहले तो मैंने आपके हेल्प के लिए एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल बना लिया है, उसका नाम ABCD दे दिया। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि जो तुमको बताया गया है क्वेश्चन में, क्या क्या बताया है, हमको बताया है कि चारों साइड जो है वो इक्वल है। सो यानी कि साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। क्या फ़र्क पड़ता है ना, जब मैग्नीट्यूड लेता है तो टेंशन नहीं होता डायरेक्शन क्या लेना है, ठीक है। और क्या बोला है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अब डायरेक्शन की बात आ रही है, ठीक है। AB और DC पैरेलल है, ठीक है। और अगर हम BC को ऐसे लेंगे तो AD को भी ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या करना है, शो करना है कि डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर है आपस में, ये हमको शो करना है। तो डायगोनल बना लेते हैं ना, रेड कलर से बना लेता हूँ मैं, ठीक है। डायगोनल BD। अब अच्छा पहले तो ये देख लो कि डायगोनल का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। डायगोनल का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, करेक्ट। देख लो ट्रायंगल ऑफ, ये फॉलो करना चाहिए। डायरेक्शन कैसे समझ में आता है, ट्रायंगल ऑफ फॉलो होना चाहिए। देखो ये BC है, ये DC है, तो DB को ऐसा ही होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि D से अगर B तक जाना है या फिर D से अगर C तक जाना है तो कैसे आना पड़ेगा, हम ऐसे भी जा सकते हैं, D से B और फिर B से C। तो ट्रायंगल ऑफ फॉलो होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और AC का डायगोनल, सबसे पहले डायगोनल बना देता हूँ, ठीक है, संभाल लेना, ठीक है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ। तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि A से B है और B से C है, तो A से C होना पड़ेगा, है ना, डायरेक्शन तो ऐसे होगा, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, ठीक है। फिर से मैं ब्लू पेन पे आ जाता हूँ। क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि पहले तो मैं यहाँ बता देता हूँ AB इज़ पैरेलल टू DC एंड, और क्या बताया गया, BC इज़ पैरेलल टू AD, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ टू शो क्या करना है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि AC इज़ परपेंडिकुलर टू DB, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने डायरेक्शन के हिसाब से लिखा है, AC परपेंडिकुलर है DB, ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 है, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। AC डॉट DB शुड बी 0। अगर मैं ये भी प्रूव कर लेता हूँ कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, उससे भी ये प्रूव हो जाएगा ना कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये तो आसान है ना, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, AC डॉट DB जो है ये 0 हो रहा है, ये हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नीचे थोड़ा, ठीक है, फाइन। तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC। देख लो ये ABC जो ट्रायंगल है ABC है ना, कंसिडर ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें आपको जब AC चाहिए होगा तो आप कैसे लिख सकते हैं, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या होगा, A से लेके B तक जाओ, B से लेके C तक जाओ, A से लेके B
और B से C, है ना। कैसे मिला आपको? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन थोड़ा सही से लिख देते हैं, एडिशन, ठीक है, फाइन। अच्छा ठीक है, अब ये देख लो, दूसरा ट्रायंगल देख लो। ट्रायंगल कौन सा वाला? ये वाला, BCD बोलो ना, हाँ BCD बोलते हैं, ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसमें आपको अगर DC चाहिए, डायरेक्शन के हिसाब से DC चाहिए तो कैसे जाना पड़ेगा? D से लेके B जाना पड़ेगा, प्लस फिर B से लेके C को आना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सही, डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन मेंटेन करते हुए चलना है। अब लेकिन जो डायगोनल है वो DB है, तो मुझे DB चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सबट्रैक्ट कर लेता हूँ उस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? DB इक्वल्स टू DC माइनस BC, है ना। ये भी एक्चुअली ये भी आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन से मिला हुआ है, तो लिख देना अच्छा होगा, फाइन। तो इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या आगे, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड AC है और DB है, लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और राइट साइड में देखो, पहला इक्वेशन से मिलेगा AB प्लस BC और दूसरा इक्वेशन से DC माइनस BC, ठीक है। याद रहे हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फाइन। सो पहले AB से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? AB मल्टीप्लाइड बाय DC, फिर BC को मल्टीप्लाई होगा AB मल्टीप्लाइड बाय BC, है ना, माइनस भी आ गया। अब BC से शुरू करते हैं, BC पहले DC से मल्टीप्लाई होगा, BC मल्टीप्लाइड बाय DC। अब BC से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा? BC मल्टीप्लाइड बाय BC, है ना। अब डायग्राम देख लो ध्यान से, आपको क्या क्या मिला है उसके हिसाब से, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको बताना था कि लेंथ वाइज, है ना, AB और CD यानी कि जो अपोजिट साइड्स है वो लेंथ वाइज भी इक्वल है और पैरेलल भी है। तो उन दोनों के वजह से मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर DC, क्योंकि पैरेलल भी है और उनका लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। एंड इन दोनों के बारे में क्या बोल सकता हूँ? BC और AD पैरेलल भी है और वो दोनों इक्वल भी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, BC इक्वल्स टू AD, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो, इसको मैं स्टार लेता हूँ, इसको यूज़ करना है, ठीक है। कहाँ यूज़ करना है देख लो एक बार, ये देखो यहाँ पर देखो, BC और DC और AB दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं AB लिख सकता हूँ, है ना। और क्या लिख सकता हूँ? ये देखो BC है, अगर BC दिख रहा है वहाँ पर AD लिखना है तो वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है, फाइन। थोड़ा नीचे आ जाता है ना लिखने में, हाँ फाइन। अब देखो ये AB को रहने दो AB। अब ये DC जो है, यहाँ से देखो, यहाँ DC और AB दोनों इक्वल है ना, ठीक है, DC और AB दोनों इक्वल है। तो DC की जगह मैं फिर से यहाँ AB लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर AB रहने दो, BC रहने दो। अब यहाँ देख लो भाई, ये जो BC तो ठीक है, लेकिन ये जो DC है वहाँ फिर से देखो, ये AB और DC दोनों इक्वल है, तो यहाँ फिर से मैं AB लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ पर BC मल्टीप्लाइड बाय BC, फाइन। अब इन दोनों को देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों सेम है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? तो यहाँ पर सिर्फ बचा AB डॉट AB, ये तो निकल गया, बचा के यहाँ से माइनस BC डॉट BC, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, हमने ये इसके पहले भी देखा है, A डॉट A क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। सो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर AB डॉट AB क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर माइनस BC डॉट BC क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ BC का स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए ना आपको। मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि चारों साइड इक्वल है भाई। ये देखो, यहाँ से इसको मैं डबल स्टार ले लेता हूँ, चारों साइड इक्वल है, यानी कि AB BC CD AD सभी इक्वल है। और हमारे मामले में हमको AB और BC मिला है, अब वो दोनों भी इक्वल है, देखो AB और BC, अब उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ये 0 हो गया,
है ना, माइनस हो गया। कहाँ से मिल गया हमको ये? फ्रॉम डबल स्टार, ठीक है, फ्रॉम डबल स्टार। सो देयरफॉर, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। सो देयरफॉर ए सी डॉट डी बी हमको क्या मिला? यहाँ से शुरू किया था ना हमने, यहाँ से हमारा जर्नी शुरू किया था, आखिर में हम यहाँ पर आके रुक गए, ज़ीरो मिल गया हमको, ठीक है, यहाँ पर आके रुक गए। सो ए सी डॉट डी बी क्या मिल गया? ज़ीरो मिल गया। अब इससे क्या साबित हो गया? डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी कि ए सी जो है परपेंडिकुलर है डी बी से। और ये ए सी और डी बी क्या है? क्या है? डायग्राम में देखो, डायगोनल से, वही चाहिए था ना, शो करना था। देयरफॉर, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, देयरफॉर डायगोनल्स आर perpendicular to each other। यही हमको प्रूव करना था ना। फाइन देन, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि मान लो ए बार इज़ परपेंडिकुलर टू बी बार, ये हमको कैसे मालूम पड़ता है? जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और मान लो ज़ीरो आ गया तो हमको पता चल जाता है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक तो हमको कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए, यानी कि ए जो है स्केलर मल्टीपल ऑफ बी मिलना चाहिए, या फिर बी जो है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मिलना चाहिए। ये क्या है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर ऐसे में से कुछ मिल जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स है। या फिर इसको एक और तरीके से तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ए बार बाय बी बार, इन दोनों का जो रेशियो है कोई कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। या फिर एक और तरीके से भी बोल सकते हो, अगर मान लो तुम्हारा दो वेक्टर है, ये है A1i A2j A3k और B जो है B1i B2j और B3k, ऐसे दो वेक्टर्स हैं। तो अगर मान लो A1 बाय B1 करोगे, यानी कि i के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड करोगे, और j के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड करोगे, और k के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड करोगे, वो तीनों का नंबर सेम आना चाहिए, ठीक है। जब ऐसा होता है तभी भी आप बोल सकते हो कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ठीक है ना। और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान में रखो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में अभी इनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये सब मैथमेटिकल वर्ड्स आपको याद रखना है। डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नीदर। आपको ये पता लगाना है कि जो वेक्टर्स आपको दिया है, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ पहला वाला लिखा है, एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। सो आपको ये पता लगाना है कि जो वेक्टर्स यहाँ लिखा है ए बार और बी बार, क्या वो परपेंडिकुलर है, यानी कि ऑर्थोगोनल है, या फिर पैरेलल है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, ठीक है। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर कैसे मालूम पड़ेगा? जब उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं, इसका आई और इसका आई मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? -9 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये होगा -54, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -4, कितना हो गया? ये हो गया -24, ठीक है, प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई -10, ये हो गया -150, ठीक है। ये तो किसी भी एंगल से ज़ीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। देख लो कितना हो रहा है, 204 228 हो रहा है ये, ठीक है, 228 हो रहा है, ये तो ज़ीरो नहीं है। तो इससे क्या मालूम पड़ा? ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से लिख देंगे, आर नॉट ऑर्थोगोनल। भाई ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। जब ऑर्थोगोनल नहीं है तो पहला ऑप्शन तो निकल गया। देख लेते हैं पैरेलल है क्या। क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, ए बार बाई बी बार, अभी तो बताया था मैंने, दोनों को डिवाइड कर दो, देखो क्या आ रहा है, -9i 6j प्लस 15k, ये हो गया तुम्हारा ए, डिवाइडेड बाय बी क्या है, 6i -4j -10k, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस, मैं कॉमन ले लेता हूँ -3, ठीक है, क्या आ जाएगा? 3i
2j, करेक्ट ना, 3 5 सर 15, तो ये अच्छा ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये मैंने थोड़ा साइन मिस्टेक कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये भी नेगेटिव होगा 5 के, क्योंकि साइन मैंने नेगेटिव साइन के साथ बाहर ले लिया है कॉमन, फाइन। और डिनोमिनेटर में देख लो 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब भाई ये देख लो, ये जो दोनों है ना, दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं भाई, तो ये तो निकाली तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा फिर, यहाँ से बचेगा -3, यहाँ से बचेगा 2, ठीक है। तो इससे तुम क्या लिख सकते हो, इससे हम लिख सकते हैं भाई a बार बाय b बार जो है वो -3/2 है, यानी कि a बार इक्वल्स टू -3/2 मल्टीप्लाइड बाय b। इसका क्या मतलब हो गया, a बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ b बार, है ना, -3/2 तो स्केलर है, तो इससे क्या मालूम पड़ा, a बार इज पैरेलल टू b बार, ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा वाला है भाई ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल नहीं था लेकिन ये पैरेलल है, ठीक है, ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हुआ। अब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन उस पर जाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन दे दिया है a बार इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के, और b बार दिया 5i माइनस, ये 5 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 5i माइनस 2j प्लस 4k। हमको चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या पैरेलल है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर पहले चेक करते हैं a डॉट b से, अगर ये 0 आ गया तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम इसके i और इसका i को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2 5 सर 10 हो जाएगा, सही बात है। और यहाँ पर ये 3 और ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये हो जाएगा -6, सही बात है। और यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है 4, सो ये कितना हो जाएगा -4। सॉल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है 10 - 10 भाई, ये 0 हो गया। सो यानी कि a बार डॉट b बार जो है 0 हो गया। इससे क्या समझ में आ गया, इससे समझ में आ गया कि a बार जो है b बार को परपेंडिकुलर है, इतने में ख़त्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो a बार डॉट b बार, पहले ऑर्थोगोनल चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका i और इसका i मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा -3/5 और मल्टीप्लाइड बाय 5, प्लस इसका j है 1/2 और इसका j है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस इसका k है 1/3 और इसका k है 3, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये 5 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा, यहाँ से बचा -3, ये 2 सर 4, तो यहाँ से बच गया 2 और ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया 1। सो यानी कि ये तो हो गया -3 + 3, ये तो 0 हो गया। अब 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, a डॉट b बार ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है यानी कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। इधर लिखना पड़ेगा देयरफॉर हाँ a बार एंड b बार आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर a बार एंड b बार आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 के तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको a बार इक्वल्स टू 4i माइनस j प्लस 6k, b बार दिया 5i माइनस 2j प्लस 4k। तो सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका i और इसका i मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 सर कितना हो गया 20, ठीक है। इसके पास है -1 j में, इसके पास है -2j में, तो दोनों मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना, -1 -2 हो गया। प्लस और यहाँ पर k में 6 है, यहाँ पर k में 4 है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 24। अब भाई ये दोनों ऐड कर लो, सभी क्या हो जा रहा है 22 24 46 हो रहा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 4 है ना, गलत तो नहीं कर लिया, 20 और ये है +2, ठीक है, और ये है 24, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। 22 + 24 20, ये 0 तो है नहीं। सो इससे क्या मालूम पड़ा, a बार एंड b बार आर नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं है। जब ऑर्थोगोनल नहीं है तो हमको दूसरी तरफ जाना है, पैरेलल है कि नहीं चेक करना है। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, इसका a1 और इसका b1 डिवाइड कर लेते हैं 4/5, ठीक है, इसमें से 4/5 मिला है, ठीक है। a2 बाय b2 कर लेते हैं, ठीक है। a2 यानी कि इसके साथ जो कांस्टेंट है j के साथ -1 और इसका j के साथ कांस्टेंट क्या है -2, सो ये हो गया 1/2, यहीं पर दिख रहा है, दोनों इक्वल है नहीं,
ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं। A3/B3, A3 क्या है, K वाला, A का जो K है 6 और B का जो K है 4, कितना हुआ ये फिर भी 2 से सॉल्व होगा तो 3/2 हो जाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, तीनों अलग है ना, ठीक है। A1/B1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3/B3। सो इसका मतलब क्या है, A बार एंड B बार आर नॉट पैरेलल, ठीक है। सो यानी कि ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हो देयरफॉर A बार एंड B बार आर नीदर ऑर्थोगोनल, यानी कि ना ही वो ऑर्थोगोनल है नॉर पैरेलल, और ना ही वो पैरेलल है, ठीक है ना। फाइन, देन इस क्वेश्चन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, 3 वर्टाइसेस दिया है P, Q और R, ठीक है। और आपको कहते हैं कि एंगल P निकालो, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो निकालो। इसको मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो फिलहाल P का एंगल चाहिए तो हमको P, Q और PR चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने क्या निकाला था, अगर एंगल A और B के बीच का चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोज एंगल है A और B के बीच में थीटा और आपको थीटा चाहिए, तो हमने कैसे निकाले थे, cos थीटा इक्वल्स टू A बार डॉट B बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना था, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर A बार और B बार के बीच का एंगल चाहिए और मान लो वो एंगल है थीटा, तो इस तरीके से निकाल दें। तो बिल्कुल इसी तरह जब हमको एंगल P चाहिए तो हमको PQ और PR निकालना होगा। तो सबसे पहले हम PQ और PR निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पर लेट P बार, Q बार एंड R बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर है, ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो PQ क्या होगा, Q माइनस P होगा, सही बात है। अब Q बार क्या होगा, Q बार यहाँ देखो, यहाँ देख के बता देते हैं ना, 3 किसके साथ है, X, तो 3I हो जाएगा। और ये 1 किसके साथ है, J है ना, Y कोऑर्डिनेट, और 4K। सो ये हो गया आपका Q बार। माइनस P बार क्या है, P बार यहाँ से 0I, तो 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और J क्या है, माइनस J, और K है -2, सो -2K। सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3I प्लस J प्लस 4K, ये माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव J पॉजिटिव 2K। सो ये हो गया PQ बार। सो इससे देयरफॉर PQ बार क्या मिलेगा, 3I, I तो दूसरा है नहीं तो 3I रहेगा, ठीक है। J में क्या क्या है, यहाँ J है और यहाँ J है, दोनों सिंगल J, ठीक है। सो 1 + 1 ये हो जाएगा 2J। K में क्या है, 4K प्लस 2K, ये क्या हो जाएगा 6K। इस तरीके से मिल गया PQ बार। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, PQ बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जो I के साथ है उसका स्क्वायर, जो J के साथ है उसका स्क्वायर, और जो K के साथ है उसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया ये 40 और 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है, 7 होता है ना। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इज़ 7। फाइन, वैसे हमको PR भी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह PR भी निकाल लेते हैं। PR कैसे आएगा, R माइनस P, ठीक है। अब R कहाँ से मिलेगा, ये देखो R यहाँ है, X के साथ क्या है, X के साथ X का कोऑर्डिनेट 5 है तो ये 5I हो जाएगा, और Y कोऑर्डिनेट 7 है तो ये 7J हो जाएगा, और Z का कोऑर्डिनेट 1 है तो ये हो जाएगा K, करेक्ट। माइनस P क्या है, P यहाँ पर देख लो क्या क्या है, I तो है नहीं, 0 हो गया, सो माइनस
j माइनस 2k। सो इस तरीके से आपका p और r जो है हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 5i 7j प्लस k, और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस j, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2k। तो इसी को सॉल्व कर लेते, थोड़ा नीचे चलते हैं, क्या हो जाएगा, सो पी आर बार इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो, i कितना, i तो एक ही है भाई, 5i, j कितना है 7j, और j कितना हो गया, ये 8j हो गया। सही बात है। k क्या हो गया, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, k प्लस 2k कितना हो गया, 3k हो गया, है ना। तो आपको पी आर भी मिल गया। अब इसमें से आपको पी आर बार चाहिए, पी आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, याद है ना आपको, स्क्वायर रूट ऑफ जो i के साथ है उसका स्क्वायर, सो ये होगा 25, जो j के साथ है उसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, और जो k के साथ है उसका स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9। सो टोटल कितना हो गया देख लो, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 64 प्लस 9, ये हमें देगा 98। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाहर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो हमको मिलता है 7√2। फाइन, देन हमको चाहिए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, वो भी किसके बीच में, डायग्राम देख लो एक बार, हमको पी क्यू और पी आर के बीच में चाहिए एंगल, ठीक है। सो हमको कॉस थीटा के लिए वही दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि पी क्यू और पी आर को यूज़ करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर, ठीक है। अब पी क्यू डॉट पी आर, पी क्यू और पी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पी क्यू कहाँ पर है, यस, पी क्यू ये देखो यहाँ पर है पी क्यू, और पी आर कहाँ पर है, यहाँ पर है पी आर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, इनके x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये x और ये x, 5 3 सर, ये होगा 15, प्लस j देखो यानी कि y कोऑर्डिनेट्स 8 2 सर 16, और z कोऑर्डिनेट्स 3 6 सर 18, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या है, यहाँ पर है 7, और मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर ये कहाँ पर है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर यहाँ से मिला, ये देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर था, ठीक, कितना है 7√2। फाइन, देन 7√2। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है, थोड़ा नीचे भी चले जाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 15 प्लस 16 31 प्लस 18 49 हो रहा है, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में 7 7 सर 49 मल्टीप्लाइड बाय √2। फाइन, ये 49 और 49 कैंसिल हो गया। सो आखिर में हमारे पास मिला क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, जब कॉस 45 1/√2 होता है ना। 45 बोलो या फिर आप कॉस π/4 भी बोल सकते हैं, रेडियन में लिखना है तो, ठीक है। इससे क्या मालूम पड़ा, हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्रीज है या फिर π/4 रेडियन है, ऐसे ही बोल सकते हैं। थीटा यानी कि हमारा एंगल पी, राइट, करेक्ट ना, एंगल पी, उसी को तो हमने थीटा लिया है, राइट। तो यही चाहिए था हमको, सो लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल पी इज π/4 रेडियन, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हुआ। इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगे से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, ठीक है। और इसके पहले कि मैं ख़त्म करूं, बता दूं आपको, इसके पहले के जो भी वीडियोस है, थ्योरम्स है और एक्सरसाइजेस है, वो सभी के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। एन्जॉय योर स्टडीज़, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।